बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के। इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और बार बार कीजिएगा ताकि इसके कॉन्सेप्ट जो हैं मज़ीद आपके क्लियर हों और आपको भूले नहीं। आज जो है हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर के एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 16 के, कुछ जो क्वेश्चन इंक्लूड है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ साइनोसाइडल करंट हैज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, यानी कि करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे दी गई जो क्या है 10 एम्पेयर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू, आपने करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे दी गई, आपने करंट की पीक और मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं वो निकालनी है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है रूट मीन स्क्वायर करंट का पीक करंट के साथ ये रिलेशन होता है IRMS इज इक्वल टू I0 ओवर √2। तो यहाँ से अगर आपने ये वैल्यू निकालनी है, इस √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू थी 10 एम्पेयर। तो आपने क्या किया, I0 इज इक्वल टू I रूट मीन स्क्वायर √2, इसकी वैल्यू पुट करें, ये होगी 10 √2। जब आपने इसका सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 14.14 एम्पेयर। तो यहाँ पे करंट की जो पीक वैल्यू है वो आ गई 14.14 एम्पेयर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द डिवाइस दैट विल ए परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, बी है परमिट फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। कहने के ऐसी डिवाइस का नाम बताएं। पहले की कौन सी डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो कि डायरेक्ट करंट के फ्लो को अलाउ करे बट ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करे। सेकंड, ऐसी डिवाइस जो डायरेक्ट करंट को तो अपोज करे बट ऑल्टरनेटिंग को अलाउ करे। दो हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं। फर्स्ट है जी इंडक्टर। स्टूडेंट्स, इंडक्टर जो होता है इसमें से डायरेक्ट करंट तो बिल्कुल इजीली गुजर जाता है, बट जो इसके अंदर जब इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं तो ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स इसके अंदर EMF जो है वो पैदा हो जाती है। वो जो EMF होती है वो अपने कॉज को अपोज करती है। दैट मीन्स कि अगर इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट दी जाए तो इसके अंदर बैक EMF प्रोड्यूस हो जाती है जो अपने कॉज को यानी अल्टरनेटिंग करंट को ही अपोज करना शुरू कर देगी। तो फिर इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट के फ्लो को परमिट करता है और अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब जो सेकेंड डिवाइस उन्होंने पूछी है वो है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट्स हमारे पास जो कि डायरेक्ट करंट के फ्लो को अपोज करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इस तरह लगी होती हैं पैरेलल, इनके बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो जब डायरेक्ट करंट आएगा तो आगे तो कोई चीज़ ही नहीं है, डायरेक्ट करंट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जबकि जब ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे, आपको पता ऑल्टरनेटिंग करंट का एक पॉजिटिव साइकिल आता है, एक नेगेटिव साइकिल, तो वो कंटिन्यूसली इसको मिलता रहेगा। एक इस प्लेट को मिल जाएगा और एक इस प्लेट को। तो जो कैपेसिटर होता है ये डायरेक्ट करंट के फ्लो को अपोज करता है क्योंकि डायरेक्ट करंट के फ्लो करने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को ये परमिट करता है, अलाउ करता है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट करे। तो ये दो ऐसी डिवाइसेस थी। फर्स्ट वाली क्या करती है, डायरेक्ट करंट को परमिट करती है, ऑल्टरनेटिंग को अपोज करती है। सेकंड डिवाइस ऑल्टरनेटिंग को परमिट करती है और डायरेक्ट को अपोज करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। कहते हैं कि अगर आपके पास एक इनकैंडिसेंट लैम्प है तो उसको आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स सप्लाई किया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो पूछ रहे हैं कि कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस होगी लैम्प के अंदर। तो आप जानते हैं इस तरह से होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल, यानी ये दो दफ़ा, एक दफ़ा इस साइकिल में मैक्सिमम पे रीच होगा और एक दफ़ा इस साइकिल में, और इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, अगर ये एक साइकिल गुजरा है, अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है या जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या उसके अंदर से 50 साइकिल गुजर रहे हैं और एक साइकिल में 2 दफ़ा मैक्सिमम पे हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है तो 100 टाइम्स जो है एक लैम्प ब्रिलियंस को पहुंचेगा, मैक्सिमम ब्रिलियंस को, क्योंकि अगर 50 है तो एक साइकिल में 2 दफ़ा 50 × 2 तो 100 टाइम्स जो है
इनकैंडिसेंट लैंप जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस को अचीव करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर्ड इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज। एक सर्किट है आपके पास जिसके अंदर एक आयरन कोर्ड इंडक्टर लगा हुआ है, डीसी सोर्स ऑफ करंट है और ये एक स्विच लगा हुआ है। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल री ओपन्ड। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जम्प्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टेक्ट्स। कहते हैं जी ये एक आयरन कोर्ड इंडक्टर है, ये एक डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई है, ये एक स्विच है। स्विच को जब आप क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। क्या इनिशियली मैक्सिमम करंट होगा? नहीं, इनिशियली करंट 0 होगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है करंट 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम को पहुंचा, यानी करंट चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स यहाँ इस इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद इस स्विच को ओपन करना है। अब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका था। जब स्विच ओपन किया तो करंट मैक्सिमम वैल्यू से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते 0 पे आएगा। तो इसका मतलब है अगेन जो है वो फ्लक्स चेंज होगा। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स फिर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये जो सर्किट है ये अपोज करेगा अपने कॉज को, यानी कि करंट डिक्रीज ना हो। इस वजह से इस स्विच के अक्रॉस एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि इसने अपने कॉज को अपोज करना है, ये चेंज को अपोज करेगा। तो जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे यहाँ पे एक स्पार्क पैदा होगा कि ये स्विच ओपन ना हो। इसका आंसर यहाँ से पढ़ लेते हैं। कंसिडर सर्किट इन विच एन आयरन कोर्ड इंडक्टर, स्विच एंड अ डीसी सोर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज। व्हेन स्विच इज क्लोज द करंट passes through the inductor stores the energy in the form of magnetic field. When the switch is opened, current decreases from maximum to 0. The energy stored in conductor produces back EMF which flows as a high current through the switch. यानी कि यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से स्विच से बहुत हाई करंट गुजरता है और उसकी वजह से क्या होता है, एक स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि जब इसके अंदर बैक ईएमएफ जनरेट हुई भी है तो वो बैक ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगी, इस वजह से यहाँ स्पार्क पैदा हुआ, या फिर यहाँ से बहुत हाई अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पार्क पैदा होगा। Question number 5. How does doubling the frequency affect the reactance of an inductor or a capacitor? For inductor, the reactance is given by XL is equal to omega L 2 pi FL. अब आपने कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की जो रिएक्टेंसेज हैं उनके फार्मूला में जो जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी है उसको डबल करके देखना है। तो अगर इधर आप फ्रीक्वेंसी की जगह 2F पुट कर दें, F की जगह 2F, तो इंडक्टर की रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, जब इसकी फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो इसकी इंडक्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है चूँकि इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से इसकी रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। अब आपने देखना है कैपेसिटर के केस में क्या होगा। फॉर कैपेसिटर द रिएक्टेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर आप F की जगह 2F पुट करेंगे तो 1/2F हो गया। इस सारे फॉर्मूला को आप सेपरेट कर लें तो 1/2XC हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें। तो क्या फ़र्क पड़ा, इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो 2 टाइम्स होगी फ्रीक्वेंसी डबल करने से, और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो हाफ हो गई है फ्रीक्वेंसी को डबल करने से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 6, इन अ RL circuit will the current lag or lead the voltage? Illustrate your answer by a vector diagram. अब स्टूडेंट्स आप RL सीरीज सर्किट पढ़ चुके हैं। RL सर्किट के अंदर करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। इसको आपने सर्किट डायग्राम से शो करना है। तो आप इम्पीडेंस की डायग्राम बनाएंगे। इन केस ऑफ इम्पीडेंस एक्स एक्सिस पे आता है रेजिस्टेंस और वाई एक्सिस पे आएगी यूं XL, क्योंकि इस केस में वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज की वजह से ये वाली लाइन आ जाएगी ऊपर। ठीक हो गया। इस तरह की पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए आपको इम्पीडेंस भी चाहिए। इम्पीडेंस होगी इन दोनों का वेक्टर लेने से, इन दोनों का वेक्टर सम लेने से। तो बीच में आप इम्पीडेंस की लाइन लगाएंगे। ये इसकी वेक्टर डायग्राम है। ये जो थीटा है ये फेज को शो करता है।
तो स्टूडेंट्स ये इस डायग्राम के थ्रू आप ये शो कर सकते हैं कि इंडक्टर और रेजिस्टर के सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज को। एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस बनाए, वाई एक्सिस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बनाए और दरमियान में इम्पिडेंस बनाए। ये थीटा, थीटा अब किस तरह निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आता है वाई कंपोनेंट, अगर ये एक्स एल है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स एक्स एल। तो इस ट्रायंगल के अंदर ऊपर आएगा वाई कंपोनेंट और नीचे आएगा एक्स कंपोनेंट, ऊपर एक्स एल नीचे आर। तो एक्स एल की जगह आप पुट कर दें ओमेगा एल ओवर आर, तो tan इनवर्स इसका जब आप लेंगे तो थीटा भी निकल आया। तो ये वेक्टर डायग्राम और ये थीटा जो है ये शो करेगा डायरेक्शन या फेज। ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही थे। नंबर 7, 8, 9, 10 जो है वो इंक्लूड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 16.1 जो है वो इंक्लूड है। इसकी स्टेटमेंट है एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t। कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट। आपको ये इक्वेशन गिवन है I इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t। आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू I0 निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को शो करती है और ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म इस तरह की होती है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। अब जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन के साथ आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। द जनरल इक्वेशन फॉर AC इज गिवन एज, वही वाली इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे उन्होंने आपको दे दी। I इज इक्वल टू I0 sin 2 pi f t। कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, अब इसको उन्होंने इक्वेशन 1 कह दिया जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है और जो जनरल इक्वेशन होती है उसको 2 कह दिया। इन दोनों इक्वेशंस को आप जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है करंट्स हैं, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है वहाँ 20 है। तो इसका मतलब है पीक वैल्यू करंट की क्या होगी 20। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से करंट की पीक वैल्यू आपके पास आ गई 20 एम्पेयर। देन आपने इस वाले फैक्टर को कंपेयर करना है। जब आपने इसको कंपेयर किया, साइन के साथ हो गया साइन कैंसिल, टाइम के साथ हो गया टाइम कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, 2f इज इक्वल टू आ जाएगा 100, 2f इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से f जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई 50 हर्ट्ज। जस्ट दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से आपने करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल ली। अब अगर आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू मौजूद हो तो आप वहाँ से करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि इक्वल होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू ओवर √2। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें जो कि आई है 14.14 एम्पेयर। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ साइनोसॉइडल AC हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर। अच्छा, आपको करंट की वैल्यू दे दी गई है, मैक्सिमम वैल्यू I0 15 एम्पेयर। व्हाट आर इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, आपको करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होगी। इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज 0 एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। ये आपको टाइम दे दिया गया, गिवन द फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 15 एम्पेयर दे दी गई। फिर आपको कहा करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने निकालनी है अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो और टाइम 1/300 सेकेंड हो। अच्छा जी, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू दी हो तो उसको √2 पे डिवाइड करें तो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल सकती है। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू पुट की, यहाँ पे √2 पुट किया तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई 10.6 एम्पेयर। देन आपने स्टूडेंट्स, आपको पता है जनरल इक्वेशन जो है इंस्टेंटेनियस करंट की I इज इक्वल टू I0 sin 2 pi f t के इक्वल है। तो यहाँ से आप करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है 15 sin 2 pi कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है। ये इसके साथ होगा कैंसिल, 5 को इस पे किया तो 6 हो गया, 2 3
6 यानी π/3 साइन π/3। पाई अगर आप 180 पुट करें, उसको 3 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा 60, यानी कि साइन 60 डिग्री आएगा। और साइन 60 डिग्री जो होता है 0.866 के इक्वल होता है। तो 15 को 0.866 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आया 12.9 एम्पेयर। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 13 एम्पेयर। तो यहाँ से आपने करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल ली 13 एम्पेयर। दो चीज़ें आपसे पूछी गई थी, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज पास्ड थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। अब स्टूडेंट्स आपको दे दी गई है वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट, देन फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई 50 हर्ट्ज और आपको इंडक्टर की इंडक्टेंस दे दी गई 10 हेनरी और आपको कहा जा रहा है रूट मीन स्क्वायर, करंट की आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL, ये दो चीज़ें आपने स्टूडेंट्स निकालनी है। तो पहले आप निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ओमेगा L के इक्वल। तो ओमेगा की जगह 2πfL, 2π कांस्टेंट है, F 50 हर्ट्ज दिया गया है, L 10 हेनरी आपको दे दिया गया है। सबकी वैल्यूज पुट करें, यहाँ से आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई 3140 ओहम। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने निकालना है करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, ऊपर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और नीचे आ जाएगा आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट आपको दी गई है, इंडक्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वो वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास आ गई करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज 0.07 एम्पेयर। सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है। अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओहम। यानी आपको इंडक्टेंस भी दे दी गई और आपको रेजिस्टेंस भी दे दी गई। अब 50 हर्ट्ज AC सप्लाइड टू इट। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे दी गई है, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। अब आपने रिएक्टेंस निकालनी है, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी और टोटल इम्पीडेंस भी फिर आप निकालेंगे क्योंकि इंडक्टर भी लगा हुआ है और रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो ये दो चीज़ें आप स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बिल्कुल उसी तरह ओमेगा L 2πfL करके आप निकालेंगे। 2π की जगह 3.14 पुट करें, फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज पुट करें, L की जगह आपने पुट करना है जी 1/π। तो यहाँ पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 50 100 ओहम। तो यहाँ आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आ गई 100 ओहम। अब रेजिस्टेंस आपको दी गई है, यहाँ आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस इज इक्वल टू होगी R² + XL²। R की वैल्यू है जी 2000, इसका स्क्वायर करें, प्लस XL की वैल्यू है 100 ओहम, इसका स्क्वायर करें, दोनों स्क्वायर्स को ऐड करें और अंडर रूट लें तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2002.5 ओहम। ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस, आपको इंडक्टेंस दे दी गई 3/π हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी गई 40 ओहम। अब ये सीरीज RL सर्किट बन रहा है। आपको क्या क्या निकालना है, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट यानी I0, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी आप निकालेंगे एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज, थीटा भी आप निकालेंगे और साथ में आपको वोल्टेज की एक इक्वेशन भी दे दी गई है जो है V = 350 sin 100πt। अच्छा जी, सारी वैल्यूज जो आपको गिवन है आपने इस तरह लिख दी, जो आपने फाइंड आउट करना है वो भी आपने लिख लिया। 3 चीज़ें आपने निकालनी है। एंड पे ये एक आपको इक्वेशन दे दी गई थी। इस इक्वेशन से अगर इस वोल्टेज की जर्नल इक्वेशन जो होती है वो होती है V = V0 sin 2πft। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से V0 की वैल्यू आएगी 350 वोल्ट। ठीक हो गया। साइन के अंदर वाले पार्ट यानी एंगल वाले पार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो 2πft आएगा इक्वल टू 100πft के। पाई को पाई से कैंसिल कर दें, टाइम को टाइम से कैंसिल कर दें तो 2f = 100। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 50 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अब आप क्या करेंगे,
करंट निकालने के लिए आपके पास पहले इम्पीडेंस की वैल्यू होनी चाहिए। इम्पीडेंस के लिए पहले आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे यानी XL, जो कि इक्वल होगा 2πfL के। 2π की वैल्यू पुट करें, F 50 है और इंडक्टेंस आपको दी गई है। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई 300 ओहम। अब आप इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे Z, जो कि इक्वल होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों का स्क्वायर करें, ऐड करें, अंडर रूट लें और इम्पीडेंस की वैल्यू निकल आई 302.65 ओहम। अब आपने इम्पीडेंस निकाल ली। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है करंट की मैक्सिमम या पीक वैल्यू निकालना, I0, जो कि किसके इक्वल होगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ओवर इम्पीडेंस। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल ली हुई है 350, इम्पीडेंस भी आपको पता है 302.65, दोनों को डिवाइड करें, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास 1.16 एम्पेयर। अब अगर आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो तो आप यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को अंडर रूट 2 पे डिवाइड करके। आपने इस वैल्यू को अंडर रूट 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी आ गई 0.82 एम्पेयर। ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ थी जी, आपने थीटा निकालना है। थीटा आपने निकालना होता है tan इनवर्स, ऊपर आप लेते हैं y कंपोनेंट और नीचे x कंपोनेंट। चूंकि ये एक इंडक्टर और रेजिस्टर लगे हुए हैं तो इंडक्टर जो होगा वो y कंपोनेंट बनेगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी रेजिस्टेंस। tan इनवर्स इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड करके उसका tan इनवर्स लेंगे तो आपके पास थीटा भी आ जाएगा 82.4 डिग्रीज। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में हैं और 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो चैप्टर 16 के सॉल्व करेंगे।